हमारे पास इस बात के गवाह और सबूत हैं कि बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने गोलियां चलाई, बम फेंके लोगों के ऊपर, कोर्ट के माध्यम से उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और 32 से ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स को जेल में भिजवाया। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, नहीं तो ये देश ही नहीं टूटता। जो चोर हैं, जो बेईमान हैं, वही कानून के मुहाफिज बन गए, तो फिर उसका अंजाम जो है हमारा देश भुगत ही रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार के, प्रधानमंत्री कार्यालय के और होम मिनिस्ट्री के कार्यालय के जो भ्रष्टाचार थे, उनको उजागर करने के लिए मेरे क्लाइंट्स थे। उनका भी सबूत मेरे कंप्यूटर से छीनना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम हुए। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो भी आप केसेस कर रहे हो वो सब बंद कर दो, नहीं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर मैं होम मिनिस्टर बन गया तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 6 महीने का टाइम मैं मांगता हूँ। जो वादे मोदी जी ने आपसे किए हैं, जो वादे केजरीवाल साहब ने आपसे किए हैं, मैं 6 महीने में पूरे करके दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी है। ये किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज के वकील का दफ्तर नहीं है। ये देश के सबसे ताकतवर, देश के सबसे बड़े कानूनविद, देश के बड़े सबसे ज़्यादा संविधान को अध्ययन करने वाला, उसको मानने वाला, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का सबसे निडर वकील महमूद प्राचा साहब का वकील दफ्तर है। और यहीं पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक दिल्ली पुलिस ने रेड मारा था और उस समय गृह मंत्री थे अमित शाह। आपको पता है आज क्या हुआ है? आज 24 दिसंबर है और 1 साल पहले आज ही के दिन ये रेड पड़ा था और प्राचा साहब ने ये तस्वीर देख लीजिए। उस रेड पड़ने के सेलिब्रेशन को केक काट कर मनाया है। इस देश में तमाम लोग कानून से भागते हैं, कहते हैं कि पचड़े में नहीं पड़ना है और इसलिए कानून के नाम से आपको डराया जाता है। लेकिन महमूद प्राचा एक वैसे वकील हैं जो कानून से, कानून के जरिए, और जो कानून के रखवाले हैं, जिनको रखवाली करनी चाहिए थी, उनसे पंगे ले रहे हैं, क्योंकि वो संविधान को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को मानते हैं। प्राचा साहब, ज़्यादातर लोग जो कानून, इस देश में एक आंकड़ा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग खीरा चोरी के आरोप में जेल में हैं। और जितने बड़े बड़े हीरा चोरी हैं, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज से वो भाग जाते हैं। क्या यही वजह है कि उनको कानून का डर दिखाया जाता है? बिल्कुल। देखिए, कानून जो है कमज़ोर की और गरीब की, मज़लूम की मदद के लिए बनते हैं। ताकतवर इंसानों को कोई भी कानून की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपने जो मेरे विषय में इतने बात कही, तो चाहे मैं वैसा हूँ या नहीं हूँ, ये तो सब लोग जज करें, मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरी ताकत जो आती है वो मेरे पीछे से जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से आती है। इसी वजह से मैं ये फ़ोटो लेके चलता हूँ कि उन्होंने कितने संघर्ष किए थे और किस मुश्किल हालात में किए थे। तो उससे अगर हम प्रेरणा लें तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, नहीं तो ये देश ही नहीं टूटता। खैर, ये तो हो गई एक बात। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, जब जो चोर हैं, जो बेईमान हैं, वही कानून के मुहाफिज बन गए, तो फिर उसका अंजाम जो है हमारा देश भुगत ही रहा है कि 1% से भी कम लोगों के पास देश के संसाधनों का 70% कब्ज़ा है। ये है असलियत। तो और एक खीरा चोर को या साइकिल चोर के ऊपर जेलें भर दी जाती हैं, और अडानी, अंबानी और इस तरह के जो 10-15 लोग हैं जिन्होंने देश के 70% एसेट्स पे कब्ज़ा कर रखा है, और ये कब्ज़ा कोई मेहनत करके नहीं किया है, ये बेईमानी से और चोरी से कब्ज़ा है। सरकारी अधिकारियों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को खरीद के और उसको मैनिपुलेट करके ये पैसा चुरा के हम सब लोगों का अपने पास इकट्ठा कर रखा है। तो जब ये हालात हों तो कुछ लोगों को तो खड़े रहना पड़ेगा ना, और ये दिखाने के लिए कि इन मुश्किल हालात में भी भारत के संविधान में ताकत है कि वो इन मुश्किल हालात में इन जो संस्थान हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, तब भी बड़े से बड़े ख़तरे का मुकाबला कर सकते हैं और बड़े से बड़े जो युद्ध है, न्याय युद्ध है, उसे जीत सकते हैं। आपको पता है महमूद प्राचा साहब के ऑफिस पर रेड क्यों पड़ा था? क्योंकि वो दिल्ली दंगे का केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी के 3 बड़े नेता, कपिल शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका, परवेज सिंह, उनके खिलाफ, और अनुराग ठाकुर के खिलाफ 3 महीने के अंदर
तय आदेश दे कि केस दर्ज करना है कि नहीं। तो प्राचा साहब, ये दिल्ली राइट्स के दंगे की वजह से यहाँ पर ये छापेमारी हुई थी, और छापेमारी में क्या क्या हुआ था? दिल्ली दंगे जो हमले किए थे, जो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर जो हमले कराए थे सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट, जो देश की मुस्लिम महिलाएं और उसके बाद देश का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज जो जुड़ रहा था उससे, उसको कुचलने के लिए कराए गए थे। तो ये है बुनियादी सच। तो इसमें ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि मेरे पर जो रेड हुई उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं शुरू से लेके आखिर तक सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहा था, और कानून और संविधान की मदद से वो सच्चाई एक के बाद एक उभर के सामने भी आ रही थी। ये वजह थी पहली, कि जो तार दिल्ली के हमले थे उसके पीछे जुड़े थे, जिसकी होम मिनिस्ट्री तक तार जाती थी, उसको मैंने पकड़ लिया था और उसको मैं एक्सपोज कर रहा था। ये सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो सरकार के भ्रष्टाचार के, प्रधानमंत्री कार्यालय के और होम मिनिस्ट्री के कार्यालय के जो भ्रष्टाचार थे, उनको उजागर करने के लिए मेरे क्लाइंट्स थे, उनका भी सबूत मेरे कंप्यूटर से छीनना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम हुए। असली वजह वो थी। इस केस के सिलसिले में जो मेरे ऊपर किया गया था उसमें तो कोई दम ही नहीं था। वो तो केस ये है कि मैंने एक विटनेस को ये कहा कि तुमने ये वाला जो दुकान भी जलते देखी थी उसमें भी गवाही दे दो। ये मेरे खिलाफ एलिगेशन है, जो दिल्ली पुलिस के सबसे अच्छे एलिगेशंस। तो उसमें तो कुछ दम ही नहीं था। असली चीज़ तो एक झूठा केस मेरे ऊपर करवा के और मेरा कंप्यूटर छीनना था, ताकि अमित शाह साहब के और दूसरे जो आरएसएस और बीजेपी के जो गंदे घिनौने करप्शन के कार्रवाइयाँ हैं और इन केसेस में भी जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो दूसरे भी मेरे पास सबूत हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विषय में, रिजर्वेशन के विषय में, जो हमने आरटीआईज करके सबूत निकाले। सरकार वो जानना चाहती थी कि मेरे पास क्या क्या सबूत हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं उनकी धन संपत्ति में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसका क्या फैक्चुअल कोई डेटा है आपके पास? मैं डेटा तो हमारे हर एक नागरिक के पास है, जो भी किसी भी जगह रहता है। सिर्फ एक तब और अब का रिसर्च ही तो करनी है। आपके पड़ोस में देख लीजिए कितने आरएसएस और बीजेपी के लोग रहते हैं। वो 7 साल पहले उनके पास किस तरह के कपड़े थे, उनका मकान में कितनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, किस तरह का मकान उनका था, अब कैसा हो गया, किस प्रकार की गाड़ियों में घूमते थे, अब कैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, किस प्रकार के गहने वो पहनते थे और अब किस प्रकार के गहने पहन रहे हैं। अगर हमारे देश के नागरिक इसी काम पे लग जाएं, अगले 1 हफ्ते में एक भी बीजेपी और आरएसएस का जो कार्यकर्ता है ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जनता मुंह काला नहीं कर देगी। दिल्ली राइट्स में क्या क्या अब तक कुछ अहम फैसले हुए हैं आपकी वजह से, वो ज़रा देश को बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो इनको दंश लग रहा है वो इस बात का लग रहा है कि कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं अब तक, वो जो बाकी सब लोगों ने लगाए हैं, वो ये है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। हमारे पास ऐसा क्लाइंट है जिसने उनको भीड़ के साथ सम्मिलित होकर, बल्कि भीड़ को लीड करते हुए उन्होंने और रागिनी तिवारी ने गोलियां चलाई, आग लगवाई। ये है सबूत। हमारे पास इस बात के गवाह और सबूत हैं कि बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने गोलियां चलाई, बम फेंके लोगों के ऊपर, और उसको हम पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो हमने कोर्ट के माध्यम से उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और 32 से ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स को जेल में भिजवाया। अब लेकिन ये असली जेल भिजवा चुके हैं। जेल 32 से ज़्यादा आरएसएस के सीनियर जो कार्यकर्ता हैं उनको जेल भिजवा चुके हैं। सुनिए, जज का भी ट्रांसफ़र हो गया, जो एक नहीं, अब तक 3 जजेस का ट्रांसफ़र हो चुका है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट के जज थे मुरलीधर साहब। उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि अगले दिन वो मोस्ट प्रॉब्ली कपिल मिश्रा के खिलाफ ऑर्डर करने वाले थे, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश। उसमें आप ही वकील हैं? उसमें भी मैं वकील था। तो उसमें भी ऑर्डर होने वाला था, तो जज साहब का रातों रात ट्रांसफ़र हो गया। एक और जज थे विनोद यादव साहब, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात सुनने के लिए। विनोद यादव साहब, उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर किया था। कुछ दिन बाद वो हमसे इतने ज़्यादा कन्विंस हो गए कि उन्होंने 25,000 का फाइन लगाया दिल्ली पुलिस पर, और उन्होंने ये भी कहा कि
दिल्ली पुलिस के खिलाफ आप ये मुकदमा दर्ज कराओ कि उन्होंने जो असली मुजरिम थे उनको बचा के और ये झूठे मुसलमानों को बंद कर दिया। ये भी उन्होंने ऑर्डर किया और उसी ऑर्डर में ये भी कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं डायरेक्ट करता हूँ कि किस इस तरह की जो गलतियां पुलिस ने की हैं और जो बेईमानियां की हैं वो आगे से नहीं करेगी, इसकी भी रिपोर्ट मुझे 1 हफ्ते में दो। तो उनका के सारे फैसले थे हाई कोर्ट नहीं, ये लोअर कोर्ट का फैसला था। मैं उन जज की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ FIR का ऑर्डर किया था। उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। दिल्ली पुलिस को कितनी बार फटकार लगी और जुर्माना? अनगिनत फटकार, अनगिनत जुर्माना जो 25,000 का लगा है मेरे केस में और कई और केसेस में भी कई हज़ार के जुर्माने। वो दिन बताइए 24 दिसंबर को पिछले साल जो हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, अगर संक्षेप में बता सके, क्योंकि वो रेड लंबा चला था। नहीं, एक चीज़ में एक मुकदमे का फैसला और बता दूं, फिर मैं ये बात का जवाब देता हूँ। एक हाई कोर्ट ने फैसला ये किया था कि एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये ऑर्डर निकाला था जो LG साहब के रेफरेंस के बाद कि हिंदुओं के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट नहीं होगी। उसके खिलाफ भी हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था जिसमें साफ शब्द ये यूज़ हुआ था कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई नहीं होगी और ये ज़्यादती कर रही है पुलिस हिंदू के खिलाफ। तो उसको भी हमने हाई कोर्ट से करेक्ट कराया था। जहाँ तक 24 दिसंबर का सवाल है, दिन में 12 बजे ये रेड शुरू हुई थी और आके बगैर कागजात दिखाए और एक फ़र्ज़ी व्यक्ति जो कि IO भी नहीं था, वो IO बन के, उसके लिए हमने भी FIR के लिए कोशिश कर रहे हैं और अदालत के माध्यम से कराएंगे भी। आके उन्होंने बोला कि हमें कोर्ट के ऑर्डर हैं। हमने अपनी एक उस दिन की जो कार्रवाइयाँ चल रही थी दूसरे मुकदमों की, बल्कि एक देवली गांव का एक कोई 17-18 एकड़ लैंड जो है वो शेड्यूल कास्ट समाज की है, उस पर सरकारी जो अफसर हैं वो नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे थे। तो वो मुकदमा उस दिन चल रहा था, वो हम जीते भी उस दिन मुकदमा। तो ये भी देखिए विडम्बना कितनी बड़ी है, हमारे ऑफिस में रेड हो रही थी और हमने वो मुकदमा भी उसी दिन जीता। वहाँ देवली गांव में अगर आप लोग जाएंगे तो बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है। 17-18 एकड़ जगह है जो हमने वो उस दिन जीती थी। तो वो लोग आए, हम अपने मुकदमे में बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें रेड करनी है। तो हमने कहा भाई जाओ कर लो। तो उन्होंने हमारे ऑफिस के बाथरूम तक की तलाशी ली, ये देख लीजिए, मगर मिला कुछ नहीं। फिर वो फिर वो 2-2 कैमरा लेके हमारे ऊपर सवार रहे और सब जगह हमारे अफसर्स हमारे सबके फ़ोन लेके वहाँ रख दिए। जब हम फ्री हुए तब ऑर्डर देखा हमने, तो ऑर्डर में था सिर्फ एक ईमेल देखनी है, वो वाली कंप्लेंट की जो मैंने शुरू में बताई कि आपने किसी गवाह को ये बताया था कि तुम किसी और केस में भी एक गवाह हो। तो वो हमने कहा कि आपको हम दे ही देते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं है दिक्कत। तो पहले ऑर्डर देखनी चाहिए थी। नहीं, ऑर्डर देखनी चाहिए थी ये हमसे उस वक्त, क्योंकि हमारे ऊपर केसेस इतने ज़्यादा थे ना उस दिन के, जो कार्रवाई चल रही थी। फिर क्या क्या हुआ? फिर उसके बाद अब जब एक कंप्यूटर देखा तो हमने कहा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हम आपको जो दूसरे केसेस के सिलसिले में कुछ नहीं देखने देंगे। इस केस के सिलसिले में आप चाहे तो कोर्ट को मिसगाइड करके एक ऑर्डर ले आए हो तो ले ही आए हो, कोई बात नहीं, तब भी हम उसका आदर करते हैं। तो तब उन्होंने कहा नहीं, हम आपका पूरा कंप्यूटर ले जाएंगे। तो फिर उसका हमने विरोध किया और उसी के बाद ये सारी कार्रवाई उन्होंने बोला। अमित शाह साहब का भी नाम एक बार नहीं 10 बार लिया। जब हम किसी तरीके से नहीं माने तो अमित शाह साहब का नाम लेके बोला बार बार कि आपको पता नहीं है प्राचा साहब, हमें तो सब पता ही है, आपने कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ क्या निकलेगा। लेकिन अमित शाह साहब का मैसेज है आपके लिए कि आप ये केसेस लेना बंद कर दो और RSS और BJP के खिलाफ जो भी आप केसेस कर रहे हो वो सब बंद कर दो, नहीं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल आपको या तो बंद कर दिया जाएगा। फिर एक बार तो जज लोया का भी एग्जाम्पल देके बोला कि आपको जज लोया साहब के बारे में पता है ना, जब वो नहीं बचे तो आप कैसे बचोगे। तो इस तरह की, और ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग में जो पुलिस खुद ही कैमरे लेके आई है उसमें ये वीडियो रिकॉर्डेड हुआ है। और वो सारी चीज़ें फिर अब अदालत में वो वीडियो देने से, जबकि वो ज़रूरी है वीडियो जमा करनी अदालत में और जमा भी है, तो वो दिल्ली पुलिस वीडियो दिखाने के लिए तैयार नहीं है ना। अमित शाह साहब ने तो वो वीडियो देख ली होगी ना, जिसमें उनका नाम बार बार लिया गया है, तो ना उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही है। तो लेकिन वो वीडियो आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएगी। उस वक्त के बाद मैं रेड के बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया देखेगी कि किसने वो रेड कराई थी और क्या क्या यहाँ हुआ है। सिर्फ वो वीडियो कैमरे जो 15-15 घंटे के हैं, वो 2 वीडियो कैमरास और वीडियो रिकॉर्डिंग्स दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड ही ना किया हो डराने के लिए, क्योंकि कोई रिकॉर्ड करेगा तो सरकारी अपने मंत्री का तो नाम नहीं लेगा।
आप तो वकील है, मैंने इसलिए पूछ लिया। नहीं, जायज़ बात है, लेकिन जब हौसला इतना बड़ा हो कि हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता और ये वीडियो तो हमारे पास ही रहनी है, तो लिया। लेकिन ये फैक्ट है, मैंने खुद देखा है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही रही थी। देखिए, एक हम लोग पत्रकार हैं, जब बैठते हैं तो एक बड़ी सब अंदर खाने में हम लोग डिस्कस करते हैं कि तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनली संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे CID हो, ED हो, CBI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह एक दबाव है, प्रेशर है। ऐसे में एक तरह की चुप्पी भी है, पॉलिटिकल चुप्पी है, सोशल चुप्पी है, जो पहले तमाम खासकर अखिलेश, मायावती, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों तो पब्लिक प्रेशर्स भी होता है, जो इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, एक तमाम तरह की चुप्पियां हैं। एक धार्मिक समर्थन भी है उनके पास, जातीय समर्थन भी है, सरकार के साथ है। उसमें आपका एक मुसलमान होना और इस तरह से एक क्रूसेडर होना, ये मतलब ये कैसे संभव हुआ? और उसमें भी आप लगातार जीत भी रहे हैं। कोई भी ईमानदार और बहादुर व्यक्ति होगा तो वो यही करेगा। और ये आप जो एक एक्स्ट्रा जो बर्डन बता रहे हैं, इस देश में आज जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी से आना एक और एक्स्ट्रा वज़न बढ़ जाता है। तो अगर कोई मुसलमान ये कर सकता है तो फिर दूसरे लोगों को, जो हमारे दूसरे SC ST और OBC के लोग जो हैं, वो तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो एक हौसला मिलने वाली बात होनी चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये लोग डरपोक हैं, मनुवादी हमेशा डरपोक होता है, छल से, कपट से, धोखे से, और अपने जो तंत्र है उससे काम कर सकता है ना वो। तो आप लोग आगे बढ़ें, मनुवादी तो भाग खड़े होंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज जब संविधान हमारे पास है, जो बाबा साहब की कुर्बानियों से है, तब किस बात का रोक है? ये लोग तो बेईमान हैं, डर के भाग खड़े होंगे। तो मैं तो अपना एग्जाम्पल देके ये भी कहने का हकदार हूँ कि जो दूसरे समाजों से लोग हैं वो तो आगे हैं, उनसे तो ये और भी ज़्यादा डरेंगे जब ये मुझसे डरते हैं लोग। तो मतलब गुजरात मॉडल से आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे तो किसी भी मॉडल से डर नहीं लगता। सीधे अमित शाह को चैलेंज करते हैं आप? सीधे जो भी व्यक्ति जो संविधान के खिलाफ कर रहा होगा, आप अमित शाह साहब का बार बार नाम ले रहे हैं, वो मेरे नज़र में कोई बड़ी शख्सियत है नहीं। मैं तो उन्हें एक आम नागरिक की तरह मानता हूँ, बल्कि आम नागरिक का एक नौकर मानता हूँ, वही तो है उनकी शख्सियत। लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो तो बहुत ही अजीब है। कह रहे हैं ना कि आप आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ अमित शाह के इशारे पर आपके ऑफिस में रेड पड़ा था, जिसका आप जश्न भी मना रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा झूठ साबित करने के लिए अमित शाह साहब की पुलिस है, वो वीडियो दुनिया को दिखा दें, सब साबित हो जाएगा खुद। ये तो पुलिस ने मुझे बताया, मुझे कहाँ से पता लगती है बात? ये तो उन्हीं लोगों ने बोली है ना, जो रिकॉर्डेड भी है। तो लकीली वो रिकॉर्ड हो रही थी। और मेरा जो आपने सवाल पूछा ना, वो उसको मिटा दें या रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, तो वो दिखा देते तुरंत। और अगर वो रिकॉर्ड कट करेंगे या उसको एडिट करेंगे तो इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं है ना, इतनी टेक्नोलॉजी तो हमें भी आती है, हम पकड़ लेंगे, हमारी बात साबित हो जाएगी। तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब लाचार बेबस लोग हैं, उनको लगता है कि जहाँ अन्याय वहाँ पराचा, उन लोगों को क्या कहें? वहाँ अन्याय रोकने के लिए प्राचा उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे आप सब लोगों की ज़रूरत है। आप लोग आगे बढ़ें ताकि हमारा और हम जैसे मुट्ठी भर लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा फिर आप देखेंगे कि अत्याचार जो और ये जो जुल्म हो रहे हैं वो तुरंत बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि मनुवादी बुनियादी तौर पे बहुत डरपोक होते हैं। सिर्फ वो सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे बहादुर लोगों को छल कपट के ज़रिए दबा के रखते हैं। हम लोगों को सिर्फ आगे कदम बढ़ाना है, ये लोग भागी जाए। कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़े? जो लोग हैं जिनको कानून के डर दिखाया जाता है, गलत तरीके से फंसाया जाता है, वो लड़े कैसे? कानून का डर तो देख लीजिए, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। कानून का डर तो चोरों को होना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं करते तो इतनी बड़ी रेड, जो मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी रेड्स में से एक होगी, लेकिन हुआ क्या? ज़ीरो। अपोजिशन पर अब तक सरकार के विरोध में एक डाटा आया है, 580 के आसपास रेड हुआ है, इनकम टैक्स, ED CBI मिला है। तो मैं तो इस पर हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ और हंसी भी आती है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो RSS और मनुवाद के इस झूठे हमले को मिट्टी में मिला सकती हैं 2 मिनट में, अगर खड़ी हो जाएं। पर खड़ी क्यों नहीं हो रही, इसका तो आप ही लोग सब जाने। लेकिन जो ईमानदार लीडर्स हैं इन सभी पार्टीज़ के, कम से कम वो आगे आएँ। ये सब अत्याचार और ये जो दबाव है ये बंद हो जाएगा, ये देश के लिए भी अच्छा है। और अब अगर हमने एक और भी ऑफ़र की थी कि हमें आप अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक भी एजेंसी का
एक कोई दस्ता दे दें, हम फिर अपने आप जैसे जो शंभू जी जैसे सोशल मीडिया के जो हमारे असली जर्नलिस्ट हैं उनको लेके बीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके घर जाना शुरू करेंगे। फिर देखिए ये जो अभी यूपी में नज़र भी आ रहा है पैसा ही पैसा, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा पैसा हर एक बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता के घरों से मिलेगा। ये पॉलिटिकल बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप वकील हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, देना मुझे कोई एजेंसी के 10 ऑफिसर्स दे दें। मतलब आपका इसका मतलब पॉलिटिकल बीजेपी से पॉलिटिकल राइवलरी भी है आपकी? नहीं, मेरी कोई राइवलरी नहीं है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ जो ये इल्ज़ाम जो दूसरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, किसी भी नागरिक का ये भी फ़र्ज़ होता है कि जो ऑपोजिशन है और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है उस पर कम ध्यान दे। जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि वही गलती करने की और उसी के पास सारे ताकत होती है, सरकार की कलम होती है, तो उसको रोकने का काम किसी भी एक जिम्मेदार नागरिक का होता है। आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि वकील तो सबसे ज़्यादा पार्टियों में भरे, हर पार्टी को वकील की ज़रूरत भी होती है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। हम एक आम नागरिक को, जो हमारे नौकर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो MP MLAs जो हमारे नौकर हैं सभी, हम एक आम नागरिक को ये सिखाना चाहते हैं कि नौकर अगर काम करना बंद कर दे तो मालिक खुद अपना काम भी कर सकता है। ये तो नौकर ही है ना हमारे सब। मान लीजिए कानून मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, तो आपकी तो एक विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, अच्छा काम होगा। अगर मैं होम मिनिस्टर बन गया तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 6 महीने का टाइम मैं मांगता हूँ। जो वादे मोदी जी ने आपसे किए हैं, जो वादे केजरीवाल साहब ने आपसे किए हैं, मैं 6 महीने में पूरे करके दिखाऊंगा। मेरा ये ज़बान है। अगर मैं गलती से भी बन गया तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज की है मुझे हज़म नहीं कर पाएगी, ये मेरी दिक्कत है। क्योंकि मैं जहाँ भी रहूँगा मैं यही बात करूँगा। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई अभी अपने मुँह से बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे काम ही ये दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन कोई भी ईमानदार व्यक्ति देश का होम मिनिस्टर बन जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारे वादे मोदी जी ने आज तक आपसे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि ये दो, केजरीवाल साहब का मैं स्पेशली इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि वो मूवमेंट से जीत के आए हैं, और वो जो अगर कोई गलत काम करते हैं तो ये एक जो जन आंदोलन है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसलिए मैं केजरीवाल साहब का भी नाम ले रहा हूँ। लेकिन मोदी जी के सारे बुनियादी वादे, जो 15 लाख से लेके और जो दूसरे वादे हैं, वो सिर्फ एक होम मिनिस्टर पूरे कर सकता है 6 महीने में। ये बिल्कुल डुएबल है, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। ये आपकी ईमान की ताकत है? ये मेरे ईमान की ताकत है और जो हमारा संविधान है उसकी ताकत है। तो सोचिए, ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, सन्नाटा है, एक वकील जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब के आदर्श को मानता है, मैं इसलिए कहता हूँ जिस दिन बहुजन समाज पढ़ने लगेगा, वकील, पत्रकार, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी में होगा, इस देश में डाइवर्सिटी भी आएगी, ईमानदारी भी आएगी, करप्शन भी रुक जाएगा, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर इस देश में संविधान लागू हो जाए और बहुजनों की भागीदारी हो 6 जगहों पर, मीडिया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। प्राचा साहब की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है, सोशल मीडिया आपको मौका देता है। लेकिन मैंने खुद प्राचा साहब को देखा है, शोषित वंचित गरीबों की लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे दौर में जब लड़ाई बहुत महंगी हो गई है, लड़ाई लड़ने में डर है, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे किसी शेड्यूल कास्ट की ज़मीन हो, हर तरह से मदद कर रहे हैं। क्या इस देश में बहुजन समाज को ऐसे वकीलों की ज़रूरत है? और इतनी ताकत का तो आपको सलाम करना पड़ेगा कि जिस शख्स के ऊपर दिल्ली पुलिस का रेड होता है और जिसमें इनका दावा है कि अमित शाह के इशारे पर हुआ, और वो शख्स उसको सेलिब्रेट करे, कुछ तो बात होगी। प्राचा साहब का कहना है कि ये उनकी ईमान की ताकत है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।